प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम मानसरोवर के पहले भाग में संकलित कहानी पूस की रात के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करेंगे। पहला अंश है, हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए चली आ रही है। उड़ूं, उठूं, फिर एक बार चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है, और एक ऐसे से भगवान ऐसे से पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। ये पंक्तियां, जैसा आपको विदित है, ये पंक्तियां प्रेमचंद की कहानी पूस की रात से ली गई हैं, जो मानसरोवर के पहले खंड में संकलित है। इन पंक्तियों में प्रेमचंद कृषक समाज की, किसान समाज की वेदना को, उसकी त्रासदी को अभिव्यक्त करते हैं। वे दिखाते हैं कि किस प्रकार खेती और खेती के कार्य को सर्वोत्तम वृत्ति मानने वाले खेती से चिपटे रहने वालों की दुर्दशा होती है। जो किसान है उसकी कितनी दुर्दशा है, यह इन पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। वे दिन रात परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं, और इस अथक परिश्रम के बदले उन्हें क्या फल मिलता है? 24 घंटे में केवल बस एक बार का भोजन मिलता है, और वह भी इतना रूखा सूखा कि पूरा पेट भी नहीं भरता है। तन ढकने के लिए, सर्दी से और गर्मी से बचने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं होते। उनकी रातें सर्दियों में कांपते हुए, करवट बदलते हुए बीतती है। तो इस तरह से बेचारा किसान कठोर परिश्रम करके भी दरिद्रता का, अभाव का, कष्टों का जीवन बिताता है। और दूसरी तरफ महाजन हैं, जमींदार हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, जिनके पास में सारी सुविधाएं हैं, सारे सुख हैं। उन्हें आराम से दोनों समय स्वादिष्ट खाना मिलता है, पौष्टिक खाना मिलता है, आराम से सोते हैं और पूरा जीवन अपना ऐशो आराम में बिता देते हैं। उनके पास में कंबल भी हैं, रजाइयाँ भी हैं, लिहाफ भी हैं, सब कुछ है। यानी उनके पास में सुख के सारे साधन हैं। उनके पलंग पर मोटे मोटे गद्दे भी हैं, सब कुछ है उनके पास में। तो चाहे भीषण सर्दी पड़े, पाला पड़े, चाहे बर्फीली हवा चले, उनके लिए सर्दी कुछ नहीं है। मतलब सर्दी का कष्ट उन्हें झेलना ही नहीं पड़ता। उन पर मौसम का कोई असर नहीं होता। मौसम की मार किस पर पड़ती है? केवल किसान पर पड़ती है। तो यह विषमता क्यों है? यह विषमता क्यों है? तो यही बात इन पंक्तियों में कहानी का जो नायक है, हल्कू नाम का किसान, वह अपने पालतू कुत्ते जबरा की पीठ सहलाते हुए उससे कहता है, क्योंकि जबरा के प्रति, अपने कुत्ते के प्रति उसकी सहानुभूति है, उससे प्रेम है। और रात में खेतों की रखवाली के लिए जबरा उसके साथ ही रहता है, खेत में खुले में रहता है। तो किसान हल्कू जबरा को समझाते हुए कहता है कि इतनी सर्दी है आज, कल से तुम मेरे साथ मत आना, नहीं तो तुम अपने प्राण खो बैठोगे, ठंडे हो जाओगे। जाने कहाँ से इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी बर्फीली हवा जाने कहाँ से आ रही है। तो हल्कू उस बर्फीली रात को चिलम के सहारे से काटता है, एक के बाद एक चिलम भर के
और उसको पीते-पीते उसकी गर्मी के सहारे से सर्दियों की वह रात खेत में व्यतीत करता है और समझाता है अपने पालतू कुत्ते को कि कल से उसके साथ ठंड में, सर्दी में खेत में ना आए। दूसरी तरफ हल्कू को समाज में जो विषमता व्याप्त है कि किसी के पास तो सुख के पर्याप्त साधन है, जिसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे तो सुख के सारे साधन मिल जाते हैं, और जो मेहनत करता है किसान, जो उनके लिए अन्न उपजाता है, उस किसान को जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। वह सर्दी की रात में बिना ओढ़े, बिना गर्म वस्त्र पहने, बिना किसी साधन के खेतों की रखवाली के लिए सर्दियों की रात में खुले खेत में बैठा हुआ है। तो यह हल्कू को यह समझ में आता है, उसको ये महसूस होता है, उसको ये अनुभव होता है इस बात का कि समाज में ये विषमता है, पर ऐसी विषमता क्यों है कि मेहनत तो हम करते हैं और मेहनत का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। फिर आखिर में हल्कू इसे भाग्य का खेल मानकर ही उसको स्वीकार कर लेता है और कहता है कि ये तो तकदीर की खूबी है, ये तो भाग्य का खेल है। फिर अन्याय है, लेकिन यह किस्मत है हमारी कि हमें इस तरह से सर्दियों में इस तरह मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें हमारे जीवन में कष्ट भोगना ही भोगना है। यह इन पंक्तियों में इस भाव को स्पष्ट किया गया है। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण अंश है, इसी कहानी का है, पूस की रात का। पहले मैं व्याख्यांश पढ़ देती हूँ जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद में फिर उसकी व्याख्या करूँगी। व्याख्यांश इस तरह से है: अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता है। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसके एक एक अंश में प्रकाश चमक उठा था। ये पंक्तियां भी पूस की रात से ली गई हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने, प्रेमचंद ने, पालतू कुत्ते जबरा और उसके मालिक किसान हल्कू के बीच में एक मैत्री संबंध का वर्णन किया है। जबरा उसके साथ, हल्कू के साथ में सर्दियों की रात में अपने मालिक के साथ खेतों की रखवाली के लिए आता है। तो पूस की ठंडी रात में हल्कू ठंडी हवा से बचने के लिए कुत्ते की पीठ से चिपक जाता है। उसे परवाह नहीं होती कि उसके देह से दुर्गंध आ रही है। तो जब कपकपाती सर्दी पड़ रही है और हल्कू खुले खेत में है, तो उसके लिए जब सर्दी सहना असहनीय हो जाता है, सर्दी सही नहीं जाती, तब उस सर्दी से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझता है। वह बचाव के लिए अपने पालतू कुत्ते जबरा को धीरे से उठाकर अपनी गोद में लिटा लेता है और इस समय वह परवाह नहीं करता कि जबरा की देह से दुर्गंध आ रही है, बल्कि उसके शरीर से मिलने वाली गर्मी, उसके शरीर से मिलने वाली ऊष्मा उसे सर्दी से राहत देती है। कुत्ते का दुर्गंध युक्त मैला कुचैला शरीर भी उसे सर्दी में सुख पहुंचाता है और उसके मन में किसी प्रकार का कोई घृणा का भाव कुत्ते के प्रति नहीं आता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि हल्कू उस कुत्ते को एक मित्र की भांति ही उसे गले से लगाकर अपनी आत्मीयता उसके प्रति, अपना प्रेम उसके प्रति प्रकट कर रहा है।
किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र को भी वह इतनी ही आत्मीयता से, इतने ही अपनेपन से गले लगाता है जैसे उसने आज अपने कुत्ते को, जबरा को गले लगाया हुआ है। इस क्षण में जब उसे कुत्ते से चिपक कर गर्मी का एहसास हो रहा है, सर्दी की हवा से उसका बचाव हो रहा है, तो इस क्षण में उसे जो सुख मिलता है वह भूल जाता है, हल्कू भूल जाता है कि वह गरीब है, उसे महाजन का कितना कर्जा चुकाना है, वह सब भूल जाता है। बस उस समय उसे याद एक ही बात रहती है, जो है कुत्ते की देह से मिलने वाली गर्माहट। उस सुख के आगे वह सारे दुखों को भूल जाता है और इस समय कुत्ते से बढ़कर उसे अपना कोई हितैषी नहीं लगता। तो इसमें, इन पंक्तियों में लेखक ने हल्कू और उसके कुत्ते जबरा के लगाव को दिखाया है और यहाँ पर दोनों की मित्रता जो है वह पशु और मानव इस अंतर को भूल चुकी है। जो उसकी मुसीबत में काम आ रहा है, जो उसके मुश्किल समय में काम आ रहा है, वह उसके लिए मित्र ही है, मित्र से भी बढ़कर है। इतनी आत्मीयता उसमें उसके प्रति वो दिखाता है। हल्कू अपने कुत्ते के प्रति इतनी आत्मीयता दिखाता है कि जैसे अपने मित्र के साथ दिखाता है, तो इसलिए उसमें पशु का भेद मिट चुका है। अगली पंक्तियां हैं व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण, इस प्रकार है। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस आनंद सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। इन पंक्तियों में प्रेमचंद हमें बता रहे हैं कि रात जैसे जैसे गहराती जा रही है, वैसे वैसे सर्दी का प्रकोप भी, सर्दी की प्रचंडता भी, सर्दी की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। और हल्कू इस सर्दी में बर्फीली हवा के झोंकों को सहते सहते लगभग 1 घंटे के तक बैठा रहा, उन झोंकों को, हवा के झोंकों को सहता रहा और एक एक करके सारे उपाय सर्दी से बचने के उसके बेअसर हो गए। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने पास के ही पेड़ के नीचे पड़ी हुई सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया और सोचा कि इनसे मैं अलाव जलाऊंगा तो मुझे सर्दी कम लगेगी। तो अलाव वह जला लेता है, सूखी पत्तियों को जला लेता है, तो उनकी गर्मी से उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। तो उसी क्षण का, उस समय का इन पंक्तियों में चित्रण है। जब अलाव जलाने के बाद में सूखे पत्तों के ढेर से लौ ऊंचे ऊंचे पेड़ की टहनियों को स्पर्श करने लगी, तो लेखक कहते हैं कि अलाव से उत्पन्न प्रकाश स्थिर नहीं था बल्कि अस्थिर था, क्योंकि पत्तियों से उठ रहा था और उन पत्तियों की से उत्पन्न आग की लपटें चूंकि स्थिर नहीं होती, कभी नीचे उठती हैं, कभी ऊंची लपटें उठती हैं, तो इस तरह ये जो उजाला हो रहा था, ये जो प्रकाश हो रहा था, वह भी अस्थिर था। तो इसी उजाले में, इसी प्रकाश में विशाल वृक्ष ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी शामियाने के खंबे हों और घने अंधकार का शामियाना उन्हीं खंभों पर टिका हुआ हो। इस पूरे परिदृश्य को देखकर लेखक का मन एक दूसरी कल्पना भी करता है कि वह दूर दूर तक फैला हुआ ये जो अंधकार है, यह मानो एक विशाल सागर है और सूखी पत्तियों के जलाने से जो ये प्रकाश उत्पन्न हुआ है, आग के जलने से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, वह एक नौका है, नाव है। तो जैसे
विशाल सागर के वक्ष पर विशाल सागर है, उसके वक्ष पर एक छोटी सी नौका। ये नौका कैसी है, किसकी है? आग के जलने से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, तो लेखक की कल्पना उस कल्पना में उसे नौका मान लेता है और लगता है कि जैसे अंधकार के विशाल सागर के वक्ष पर एक छोटी सी ये नौका हिलती डुलती मचलती डगमग करती हुई चल रही है, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। अर्थात ये जो आग है, ये जो प्रकाश है, वो अस्थिर है, ये लपटें अस्थिर हैं, कभी छोटी लपट उठती है तो कभी ऊंची लपट उठती है। तो इसलिए वह नौका जो है, नौका के रूप में उसकी जो कल्पना है, तो नौका कभी दिखती है कभी दिखना बंद हो जाती है। उसी प्रकार प्रकाश की वह छोटी सी रेखा रात के घने अंधेरे में कभी तो चमक रही है और कभी छिप जा रही है, और अंधकार उस झीनी सी, उस पतली सी प्रकाश की रेखा को, उस महीन सी प्रकाश की रेखा को उसी प्रकार अपने में बार बार छिपा लेता है, जैसे कि सागर की ऊंची ऊंची लहरों के बीच में एक छोटी सी नौका बार बार लहरों के ऊंचाई के बीच में छिप जाती है। वैसे ही प्रकाश की वह पतली सी रेखा अंधेरे में छिप जा रही थी। तो इसमें इन पंक्तियों में लेखक ने रात के अंधेरे का बहुत ही सजीव चित्रण किया है।